Welcome friends, in this video we shall be talking about game theory from Osborne. आप ये करें इससे पहले मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और जो गेम थ्योरी का पहला वीडियो है साइमल्टेनियस गेम प्योर स्ट्रैटेजीज़ का, पहले वो ज़रूर देख लें। इफ़ यू स्टिल हैवंट, वो पहले देख लें, उसके बाद आप इसको रिलेट कर पाएंगे बेटर। 3 उसमें हैं गेम थ्योरी की वीडियोस, एक है मिक्स स्ट्रैटेजी पर, एक है सीक्वेंशियल गेम्स पर, एक है प्योर स्ट्रैटेजी पर। वैसे तो तीनों ही देखनी है, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर वीडियो, प्योर स्ट्रैटेजी वाला जो गेम थ्योरी का पहला वीडियो है वो ज़रूर देख कर आएँ। आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है स्ट्रैटेजिक गेम्स। अ स्ट्रैटेजिक गेम इज़ अ मॉडल ऑफ इंटरैक्टिंग डिसीजन मेकर्स, दैट इज प्लेयर्स। ईच प्लेयर हैज़ अ सेट ऑफ पॉसिबल एक्शन. It is to be studied as follows. A strategic game with ordinal preferences consists of a set of players, for each player a set of actions, and for each player preferences over the set of action profiles. हम यहाँ पे प्रिजनर्स डिलेमा का एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें वो फिंक और साइलेंट और 2 प्लेयर थे, प्लेयर 1, सस्पेक्ट ए, सस्पेक्ट बी। टाइम इज एब्सेंट फ्रॉम द मॉडल, इसका मतलब है, आपको याद होगा, मैं उस वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि वो साइमल्टेनियस गेम खेली जाती है। So the idea is that each player chooses their action once and for all, and all the players choose their action simultaneously. That is, no player is informed when she chooses her action of the action chosen by the other player. That's why a strategic game is called as simultaneous move game also. सो हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे। बेसिकली शुरुआत में इस वीडियो में आपको ये सिखाया जाएगा कि कैसे पे ऑफ्स बनाए जाते हैं और कैसे नैश इक्विलिब्रियम निकाला जाता है। तो नाउ इफ़ यू आर वंडरिंग, सर आपने तो उस वीडियो में हमें सिखाई दिया था कि कैसे प्रिजनर्स डिलेमा में, कैसे बैटल ऑफ द सेक्सेस में, कैसे रॉक पेपर सीजर में और बाकी गेम्स में हम नैश इक्विलिब्रियम निकालते हैं। बिल्कुल सर, हमने आपको उसमें सिखा दिया, वही तरीका फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से, या पहले तो आपको ये बताया गया कि कैसे फॉर्म करना है पे ऑफ वगैरह को, और उसके बाद अलग तरीके से एक डिफरेंट वे है ये बताने का। आंसर वही आएगा जो हमने पहले नैश इक्विलिब्रियम सीखे हैं, लेकिन तरीका जो है थोड़ा सा अलग रहेगा। बेसिकली थोड़ा सा लॉन्ग हैंडल यूज़ होगा यहाँ पर। सो सपोज पहला एग्जाम्पल है वर्किंग ऑन अ जॉइंट प्रोजेक्ट। You are working with a friend on a joint project. Each of you can either work hard or goof off. If your friend works hard, then you prefer to goof off. The outcome of the project would be better if you worked hard too, but the increment in its value to you is not worth the extra effort. तो अगर आपका दोस्त मेहनत कर रहा है तो आप आराम ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। You prefer the outcome of you both working hard to the outcome of you both goofing off, क्योंकि फिर तो कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड द वर्स्ट आउटकम फॉर यू इज़ दैट यू वर्क हार्ड एंड योर फ्रेंड गूफ्स ऑफ। तो फिर आपको लगेगा कि यार मैं तो एक्सप्लॉइट हो रहा हूँ। इफ़ योर फ्रेंड ऑल्सो हैज सेम प्रेफरेंसेज, तो अब देखो हमने ना खुद बना लिया, ये पॉइंट्स खुद से बना लिए, पे ऑफ बनाने का तरीका बेसिकली। दोनों अगर वर्क हार्ड कर रहे हैं तो 2-2, एक वर्क हार्ड कर रहा है, एक गूफ ऑफ कर रहा है, तो जो वर्क हार्ड कर रहा है उससे कम, जो गूफ ऑफ कर रहा है उससे फ़ायदा, क्योंकि ये पहली प्रेफरेंस यही थी। अगेन ये गूफ कर रहा है, वर्कआउट कर रहा है, तो इसको जो गूफ ऑफ कर रहा है उसको फ़ायदा, और अगर दोनों ही गूफ ऑफ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सबसे कम आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटकम्स हैं। ऑब्वियसली अगर आप इसको नॉर्मल प्योर स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम को खेलते और इसमें सीधा नैश इक्विलिब्रियम निकाल लेते तो कैसे निकलता? सपोज वर्क हार्ड, ये प्लेयर ए है, ये प्लेयर बी है। इसने सोचा प्लेयर बी वर्क हार्ड करेगा, तो इसे सोचना है कि ये वर्क हार्ड करे या गूफ ऑफ, ऑब्वियसली गूफ ऑफ कर देगा। प्लेयर ए ने सोचा प्लेयर बी गूफ ऑफ करेगा, तो ये वर्क हार्ड या गूफ ऑफ, इसकी डोमिनेंट स्ट्रेटजी हो गई है। बी ने सोचा ये वर्क हार्ड करेगा, तो ये वर्क हार्ड करे या गूफ ऑफ। अगर इसने सोचा ये गूफ ऑफ करेगा, तो ये वर्क हार्ड करे या गूफ ऑफ। तो आपको पता है ये हो गया आपका साइमल्टेनियस गेम का नैश इक्विलिब्रियम। तो सर ये तो सेम तरीका है जो आपने पहले गेम थ्योरी में सिखाया हुआ है मेरा बच्चा, मैं वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊँगा यही सेम आंसर निकालने का। और यहाँ पे बेसिकली शुरुआत में इस ऑसबॉर्न के अंदर आपको सिखाया जाता है कि कैसे आपको एक गिवन गेम से पे ऑफ्स बनाने हैं। आइए और एग्जाम्पल लेते हैं। बैक और स्ट्रेविंस्की, ये बेसिकली बैटल ऑफ द सेक्सेस है, ये क्लासिकल म्यूजिक की फॉर्म्स हैं दोनों। So 2 people wish to go out together. 2 concerts are available, one of music by Bach and one of the music by Stravinsky. One person prefer B and the other like S. If they go to different concert, each of them is equally unhappy and listening to the music of either composer. So this game is also referred to as Battle of Sexes. तो अब देखो दोनों अगर B भी जाएंगे तो obviously 2-1, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब देखो 2 people wish to go together, 2 concerts are available out of B and one of this, one person prefer this एंड अदर स्ट्रेविंस्की। अब याद करो बैटल ऑफ सेक्सेस में बैले बॉक्सिंग था ना, एक को बैले पसंद था, एक को बॉक्सिंग पसंद था। तो यहाँ पे अब दोनों ये जाएंगे तो इसको एक को ज़्यादा मिल रहा है, एक को कम,
दोनों एस जाएंगे तो एक को कम एक को ज़्यादा, लेकिन अगर दोनों अलग अलग जाएंगे तो वो 0 0। और मैं बताऊं बैटल ऑफ सेक्सेस जैसा ही आपको मैं यहाँ पे गेम थ्योरी का नाश इक्विलिब्रियम निकाल के देता हूँ। सपोज प्लेयर ए प्लेयर बी, प्लेयर ने सोचा ये बैक जाएगा, तो बताइए बैक या एस, एस बी। इसने सोचा बी एस जाएगा, तो बी या एस, ऑब्वियसली एस। इसने सोचा ए बी जाएगा, तो बी या एस, बी। इसने सोचा ये एस जाएगा, तो बी या एस, एस। देख लो दो नैश इक्विलिब्रियम। बैटल ऑफ द सेक्सेस में भी तो दो ही नैश इक्विलिब्रियम थे। तो सर आप सिखाना क्या चाह रहे हो इस बुक के थ्रू? ये तो सेम आप करवा चुके हो पहले बेटा, अभी बस पेशेंस रख, बताता हूँ क्या सिखाना चाह रहा हूँ। एक और गेम, मैचिंग पेनीज। Two people choose simultaneously whether to show the head or tail of a coin. If they show the same side, person 2 pays person 1 $1. If they show different sides, person 1 pays person 2 $1. How would the payoff would be? तो हमने अगेन उसके बेसिस पर 1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 पुट कर दिया। ऑब्वियसली जो हारेगा वो देगा और जो जीतेगा वो प्राप्त करेगा। तो सर अब बस इस गेम मतलब इस चैप्टर में आप हमें सिर्फ ये सिखाओगे कि पे ऑफ कैसे बनाते हैं, वो तो हम बना ही लेते। अब मैं बताता हूँ इस चैप्टर में क्या अलग है। आंसर सेम आएगा, जस्ट द वे दे आर ट्रीटिंग इट दैट्स डिफरेंट, एटलीस्ट फॉर द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो नैश इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो ये अपने हिसाब से समझा रहे हैं नैश इक्विलिब्रियम। What actions will be chosen by the players in a strategic game? We study this in two components. First, each player chooses her action according to the model of rational choice given her belief about the other player action. Second, every player belief about the other player action is correct. There are two form the following, these two rather form the following definition. A Nash equilibrium is an action profile A star with the property that no player I can do better by choosing an action different from A star I given that every other player J adheres to A star J. तो आप कहोगे सर कहना क्या चाह रहे हो, अभी बताता हूँ। ये फॉर्मल डेफिनेशन है ना, अभी नंबर्स के साथ सिखाता हूँ। एक और फॉर्मल डेफिनेशन, द एक्शन प्रोफाइल ए स्टार इन अ स्ट्रैटेजिक गेम विद ऑर्डिनल प्रेफरेंस इज अ नैश इक्विलिब्रियम इफ फॉर एवरी प्लेयर आई एंड एवरी एक्शन ए आई ऑफ प्लेयर आई ए स्टार इज एटलीस्ट एज गुड अकॉर्डिंग टू प्लेयर आईज प्रेफरेंस एज द एक्शन प्रोफाइल इन विच प्लेयर आई चूजेज ए आई वाइल अदर प्लेयर जे चूजेज ए स्टार जे। तो बेसिकली जो आपने चूज़ किया है उसकी यूटिलिटी आपका जो अदर अवेलेबिलिटी थी ऑप्शंस की उससे बेटर हो। आई नो आप कहोगे सर थोड़ा सा क्लियर करो, तो अब मैं आपको एक्चुअल नंबर्स के साथ क्लियर करता हूँ। तभी मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा पहले वो प्योर स्ट्रैटेजी का साइमल्टेनियस गेम का वीडियो देख आइए। अब आपके पास एक प्रिजनर्स डिलेमा का एक पे ऑफ है, ठीक है, हाँ जी है। आप यूजुअली कैसे सॉल्व करते हो नैश इक्विलिब्रियम? सर मैं ऐसे करता हूँ, ये प्लेयर ए है, ये प्लेयर बी है। फिर आप क्या करते हो, प्लेयर ए ने सोचा ये क्वाइट रहेगा, तो ये क्वाइट या फिंक, ये फिंक करेगा। प्लेयर ए ने सोचा ये फिंक करेगा, तो क्वाइट या फिंक, ये फिंक करेगा। डोमिनेट स्ट्रैटेजी, ठीक है, ठीक है। प्लेयर बी ने सोचा ये क्वाइट रहेगा, तो ये क्वाइट या फिंक, सर ये फिंक करेगा। प्लेयर बी ने सोचा ये फिंक करेगा, तो ये क्वाइट या फिंक, सर ये फिंक करेगा। तो नैश इक्विलिब्रियम क्या आया सर? फिंक फिंक। बहुत बढ़िया, यही आंसर है ना? हाँ। अब तेरी ये वाली किताब ऑसबॉर्न इसको एक नया प्रेजेंटेशन देती है, नया तरीका देती है कि भाई तुम नैश इक्विलिब्रियम को इस तरीके से भी देख सकते हो। कौन सा तरीका है? आइए, कहता है क्यू क्यू डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन 1। तो क्यू क्यू मतलब क्वाइट क्वाइट। ये बच्चा कहता है क्यों सर, ये तो 2 है, दोनों बेस्ट होने चाहिए। आइए देखते हैं क्यों ये बेस्ट नहीं है। It does not satisfy equation 1 because when player 2 chooses quite, player 1's payoff to fink exceeds her payoff to quite. तो अगर प्लेयर 2 ने क्वाइट चूज़ कर लिया, प्लेयर 2 ने क्वाइट चूज़ कर लिया, तो इसके लिए 1 के लिए क्वाइट अच्छा है कि फिंक? सर फिंक। तो ये बेस्ट कैसे हो सकता है? नैश इक्विलिब्रियम दोनों के लिए बेस्ट होना चाहिए, दोनों के लिए। अच्छा, एफ और क्यू यानी एक फिंकर एक क्वाइट रहे, क्या था ये भी बेस्ट नहीं है। इट डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन 1 बिकॉज वेन प्लेयर 1 चूजेस फिंक, प्लेयर 1 ने कहा अपन तो फिंक करेगा। अब इसको डिसाइड करना है कि ये क्वाइट रहे या फिंक। तो क्वाइट रहने में क्या मिल रहा है? 0। फिंक करने में क्या मिलेगा? 1। तो ऑब्वियसली ये दोनों का बेस्ट नहीं है। QF, it also does not satisfy equation 1 because when player 2 chooses fink, player 1's payoff to fink exceeds her payoff to quite. तो अगर कहता है प्लेयर 2 ने फिंक चूज़ कर लिया, अच्छा जी इसने फिंक चूज़ कर लिया। अब अगर ये प्लेयर 1 क्वाइट चूज़ करता है तो उसे 0 मिलेगा, फिंक में 1। तो यानी ये कलेक्टिव बेस्ट नहीं है। राइट। तो सर ये कैसे है QF और ये सॉरी FF कैसे नैश इक्विलिब्रियम है? FF एक तो जो मैंने प्रूव करा वैसे, दूसरा अब अगर दोनों फिंक हैं, ठीक है, सपोज प्लेयर 1 फिंक है, ठीक है, प्लेयर 2 भी फिंक कर रहा है। अगर प्लेयर 2 फिंक ना करता तो क्या रहता? साइलेंट या क्वाइट, तो उसको क्या मिलता? 0। तो 1 तो बेटर है ना 0 से।
ऐसे प्लेयर 2 अगर फिंक चूज़ कर रहा है तो ये क्या चूज़ करता, क्वाइट या फिंक, तो ऑब्वियसली इसको फिंक में ही बेटर रहता। तो क्या चाहिए मेरा बच्चा कि आप नैश इक्विलिब्रियम ही निकाल रहे हो, इट्स जस्ट दैट द वे टू शो इट इज़ डिफरेंट हेयर हम ये प्रूव करते हैं कि जो भी आपने चुना ना, अगर आप उसके अलावा कोई ऑप्शन चुनते तो आप कलेक्टिवली बोल रहा हूँ, दोनों प्लेयर कलेक्टिवली बेटर ऑफ मतलब नहीं हो सकते थे, जो भी आप अगर चुन रहे हो उसके अलावा कोई चुनते तो इसलिए दिस इज हाउ दिस नैश इक्विलिब्रियम हम ऐसे बात करते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, चलो BOS वही बैक और स्ट्रेविंस्की कहता है BB, मैं पहले आपके लिए वो गेम भी निकाल देता हूँ, ये वाला ठीक है ना, यही था ना भाई, देख लो 2100 ठीक है। सो BB तो कहता है BB जो है नैश इक्विलिब्रियम है, हमारा भी था, क्यों? कहता है इफ प्लेयर 1 स्विचेस टू S देन हर पे ऑफ डिक्रीजेस फ्रॉम 2 to 0। बात तो सही है यार, अगर वो इससे जाएगा तो S हो जाएगा, मतलब B से S जाएगा तो 2 से 0 हो जाएगा, और प्लेयर 2 अगर S स्विच करता है तो वो 1 से 0 हो जाएगा, ऑब्वियसली नो फायदा। BS नहीं है बेटर, SB नहीं है बेटर, क्योंकि उनको पता है एक को भी अगर जैसे SS सपोज BS है तो इनको पता है कि प्लेयर A को अगर ये B से S चला जाए तो 1 हो जाएगा। इधर अगर देखें तो ये S की जगह इधर आ जाएगा तो ये बेटर ऑफ हो जाएगा। इफ प्लेयर 1 स्विचेस टू S हर पे ऑफ इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1। S से B जाए, इफ प्लेयर 1 स्विचेस टू B हर पे ऑफ इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 2। S नैश इक्विलिब्रियम है, वाई? बिकॉज अगर ये SS है, प्लेयर 1 की बात करते हैं, अगर ये S से B जाए तो 1 से 0 हो जाएगा, राइट? इसकी बात करते हैं प्लेयर 2 की, ये S है, अगर ये S से B जाता है, ध्यान से समझना, SS पर हो आप ना, S पे क्या मिला होगा 2, अगर आप S से B जाते हो तो आपको क्या मिल जाएगा 0। तो कहता है इफ प्लेयर 1 स्विचेस टू B देन हर पे ऑफ डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0, प्लेयर 2 स्विचेस देन हर पे ऑफ डिक्रीजेस फ्रॉम 2 to 0, thus दिस इज आल्सो अ नैश इक्विलिब्रियम। तो बच्चे ये एक अलग तरीका है सिखाने का कि नैश इक्विलिब्रियम आप निकाल तो लेते हो अंडरलाइंग मेथड से, लेकिन यहाँ पर इस बुक में आपको ये सिखाया जाता है बच्चों कि वाई इट इज़ द बेस्ट वन। अगर आप इसके अलावा कोई और चुनेंगे तो उसमें क्या दिक्कत है। माइंडेड, जब हम नैश इक्विलिब्रियम की बात करेंगे कलेक्टिव नैश इक्विलिब्रियम होता है, मतलब दोनों का बेस्ट होना चाहिए। आइए अब कुछ गेम्स खेलते हैं अलग अलग, जिसके लिए आप ये वीडियो पर आए हो। Each of group of 10 hunters has 2 options, either to catch a stag or hare. If at least 5 or more hunters pursue the stag, they catch it. Captured stag is shared equally by those who catch it. Those who go after hare get the whole hare. So, what will be the Nash equilibrium of the strategy game if each hunter prefers 1/10 of stag then a whole hare? Second part बाद में देखते हैं। So कहता है consider a situation when all the hunters are catching this stag, hence each will get 1/10 of the stag. No player has an incentive to deviate because सभी की preference है ये कि हमें 1/10 मिल जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। Consider another situation when 9 hunters are catching the stag and 1 is catching the hare. तो 9 अगर करते हैं तो 1/9 ले जाएंगे। So hunters catching the stag get 1/9 of the stag. If any of them deviates, उसको पूरा मिलेगा here, which is again less than their preferable bundle, क्योंकि वो तो 1/10 कोई 1 से ज़्यादा मांग रहे हैं, तो 1/9 तो obviously और better ही हो जाएगा। But the person who is hunting a hare has an incentive to deviate because by deviating he gets 1/10 of stag, which is more favorable than a hare. Hence this can't be a Nash equilibrium. तो जो खाली अकेला बंदा हेयर के लिए जा रहा है तो वो तो कहेगा यार मैं स्टैग के लिए जाता हूँ क्योंकि स्टिल 1/10 तो मिलता है, विच इज़ बेटर देन 1 हेयर। Similarly, a situation where 5 or more hunters and 5 or less hunters are hunting the stag and a hare respectively can be a Nash equilibrium. Consider situation where 4 hunters are hunting the stag and 6 are hunting a hare. Now each of these 4 hunters will have an incentive to deviate and catch a hare as they get something rather than nothing. Hence this can't be a Nash equilibrium. Similarly, no other situation would be a Nash equilibrium where 1, 2, 3 hunters are hunting a hare. Consider a situation where all are hunting a hare. No person will have an incentive to deviate, as deviating that person gets nothing instead of hare. Hence, it is a Nash equilibrium. तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि आपको एक certain amount of people चाहिए to catch a stag. चलिए तो अब सेकेंड पार्ट देखते हैं. What will be the Nash equilibrium if each hunter prefers 1/7 of the stag to hare but prefers a hare to any fraction smaller than 1/7 of the stag? No problem, multiple games कहते हैं इसको. So now suppose all the hunters are hunting the stag, then each gets 1/10 of stag, so at least one person has an incentive to deviate. By deviating he can get 1 hare, which is preferred over 1/10 क्योंकि condition is now 1/7.
Similarly, any situation where 8 to 9 hunters are hunting the stag can't be a Nash equilibrium. Now suppose 7 hunters are hunting the stag and 3 are hunting the hare. Now no hunter catching the stag has an incentive to deviate क्योंकि उन्हें 1/7 तो मिल ही जाएगा. Similarly, no hunter hunting a hare had an incentive to deviate, or as by deviating he gets 1/8 of stag, which is less preferred than a hare. So basically जितनी भी possibilities हैं you are exploring them. Now suppose 6 hunters are hunting the stag and 4 are hunting a hare. Each of these 4 hunters has an incentive to deviate क्योंकि उन्हें 1/7 मिल जाएगा ना मेरा बेटा, तो ये Nash equilibrium नहीं है. Now suppose 5 hunters are hunting the stag, 5 are hunting a hare. By the same reasoning, Nash equilibrium नहीं हो सकता क्योंकि जो hare कर रहे हैं के hunt कर रहे हैं वो stag के लिए जाएंगे, वो preferred रहेगा. Suppose 4 hunters are hunting the stag, 6 are hunting a hare. Each of these 4 hunters has an incentive to deviate, as by deviating he can get 1 hare in place of nothing. Similarly, any situation where 1, 2, 3 and hunters are hunting the stag can't be a Nash equilibrium. Suppose all are hunting a hare. This situation is a Nash equilibrium. आगे बढ़ते हैं बेटा. 2 people are engaged in a joint project. If each person I puts in the efforts xi, a non-negative number equal to at most 1, which cost them x1 and x2 के लिए obviously x2. The outcome of the project is worth 4x1 x2. The worth of the project is split equally between 2 people irrespective of the effort levels. तो find the best response function. तो कोई दिक्कत नहीं, उनको आप बेसिकली प्रॉफिट निकाल रहे हैं. प्रॉफिट निकालने के लिए आप बेसिकली आपको पता है जो सो कॉल्ड टोटल प्रॉफिट है या वर्थ है ये 2 बंदों में बटेगी माइनस कॉस्ट. अपना पर्सन 1 देख रहा है कि यार ये जो प्रॉफिट है उसका आधा हिस्सा मुझे मिलेगा माइनस मेरी जो कॉस्ट जाएगी. प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करिए. सिमिलरली पर्सन 2 के लिए आधा हिस्सा प्रॉफिट, उसकी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करिए, उसकी कॉस्ट है. बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन बेसिकली इसको आप सॉल्व करेंगे. x1 x2 की वैल्यू तो 1/2 आएगी, उसको आप प्लॉट कर दीजिए. तो पे ऑफ्स जो हैं उनकी वैल्यू आप यहाँ पे डाल दीजिए. बेसिकली x1 x2 की वैल्यू डाली गई है, नॉट अ बिग डील. 2 × 2 2, सो 1/2 1/2 माइनस 1/2 दोनों के लिए सेम किया गया. और फिर प्रॉफिट निकालने के लिए भी उन्हीं वैल्यूज़ का यूज़ किया गया है. सो दीज आर बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शंस. Now, Tom and Jerry both can hunt for food from the same kitchen either in the day or at night. Each prefers to hunt at night if his opponent hunts in the day, and each prefers to hunt in the day if his opponent hunts at night. Given his own strategy, each player prefers the outcome in which his opponent hunts at night and to the one in which his opponent hunts in the day. तो हमें बेसिकली इन कंडीशंस पर रखकर सॉल्व करना है. इफ़ टॉम हंट्स एट नाइट तो जेरी ऑब्वियसली डे में करेगा. इफ़ टॉम हंट्स एट डे तो जेरी नाइट में. इफ़ जेरी हंट्स एट नाइट तो टॉम जो है डे में करेगा. इफ़ जेरी इन डे तो टॉम नाइट में करेंगे. So, given a strategy, each player prefers the outcome in which his opponent hunts at night to the one in which his opponent hunts in the day. तो उसके हिसाब से आपने एक पे ऑफ बना दिया और नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे. Nash equilibrium आप सॉल्व कर पाएंगे. इफ़ यू वांट मैं कर देता हूँ. टॉम ने सोचा जेरी नाइट खेलेगा तो नाइट या डे. टॉम ने सोचा जेरी डे खेलेगा तो नाइट या डे, नाइट. जेरी ने सोचा नाइट खेलेगा तो नाइट या डे. जेरी ने सोचा डे खेलेगा तो नाइट या डे. This one. So these and these two are Nash equilibrium. So I hope this video helps. इसके बाद ना थ्योरी के लिए मैं 2-3 पेजेस अभी और ऐड कर दूंगा, वो भी एक बार ही पढ़ लीजिएगा. So आपको बेटर नॉलेज हो जाएगी इस चैप्टर की.